Hello dear students, basically those students who are going to take part in their 12th standard chemistry examination either belongs to CBSE or ISC. Dear students, आपको बीच में कुछ गैप मिला है. ISC स्टूडेंट 27 फेब को केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड पेपर को फेस करेगा और CBSE स्टूडेंट 28 फेब को. आपके बीच आपको जो बीच में टाइम मिला है, चूंकि सारा सिलेबस है और इसी समय में आपको पढ़ना है, तो आपके सामने कई विकट परिस्थितियां डेवलप हो जाती हैं और अपने आप में आप पजल्ड फील करने लगते हैं कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, ऑर्गेनिक पहले पढ़ें या फिजिकल पहले पढ़ें या इनऑर्गेनिक पढ़ें. डियर स्टूडेंट, ये तो सभी को मालूम है, इधर CBSE और ISC स्टूडेंट. अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट अबाउट टू 50% है. 44% ISC स्टूडेंट का ऑर्गेनिक का पार्ट है और CBSE को तो 47% है. इनऑर्गेनिक 20% है. एंड जो फिजिकल है, फिजिकल एक्चुअली ध्यान से देखें तो ISC स्टूडेंट का 30, CBSE स्टूडेंट का 33% है जो इन फिजिकल केमिस्ट्री है, और जो स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू ISC में इनऑर्गेनिक का थोड़ा परसेंटेज बढ़ा दिया है और वो है 36%. तो सबसे ज्यादा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसके बाद फिजिकल और सबसे कम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लर्निंग ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं और डियर स्टूडेंट इस ट्रिक को फॉलो करिए. आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपकी लर्निंग स्टाइल, लर्निंग इंटरेस्ट, रिवीजन इंटेंसिटी सब बढ़ जाएगी. उनमें से आपको पहले फोकस करना है, कुछ चीजों में ध्यान देना है. सबसे पहले मैं डिस्कस किए दे रहा हूं कि कैटेगरी आप डिसाइड कर लीजिए, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो. आप सभी को मालूम है हर चैप्टर में तुरंत आप समराइज करिए. 2 आवर्स केवल इसमें समय दे दीजिए कि फिजिकल के जो 3 चैप्टर हैं, और वो है डियर स्टूडेंट, एक सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स. इनमें कौन इजी टॉपिक है, कौन एवरेज है और कौन कॉम्प्लिकेटेड है, तुरंत पहले 2 आवर्स में 2 आवर्स दे करके यही डिसाइड कर लीजिए. फिर 1 आवर्स दीजिए आप किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 2 चैप्टर आपको फेस करना है, बोथ द बोर्ड स्टूडेंट्स को, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, और नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए, कौन एवरेज है, कौन इजी है और कौन कॉम्प्लिकेटेड है, उनको सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिए. इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन एंड बायोमॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर्स है. और इन चैप्टर में भी आप हर चैप्टर में जाकर तीनों कैटेगरी तुरंत डिसाइड करिए. 2 आवर्स समय इसके लिए भी दे दीजिए, पहले इजी, देन एवरेज और देन कॉम्प्लिकेटेड. और इनको जानने के बाद डेली जो वर्किंग शेड्यूल है उसमें आपकी जो पहले कैटेगरी थी इजी टॉपिक्स, इजी टॉपिक्स हैं, उन इजी टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, उन इजी टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं, वो इजी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी, चाहे वो सर्सन रीजन हो या MCQ हो,
कुछ भी बने, केस बेस्ड हो, कुछ भी हो, जितने इजी टॉपिक्स हैं उन इजी टॉपिक्स को आप उन सभी को एक बार नजर दौड़ाना है, वन टाइम पर डे। एक टाइम निकाल करके एक बार इनको दिन में एक बार जरूर देखना है, ठीक है, जो आपका टाइम मिला है। इसके बाद हर टॉपिक के जो आपके इजी से थोड़ा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड से बिलो है, मींस एवरेज, एवरेज टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कहते हैं मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट ना तो उनको हम इजी में काउंट कर सकते हैं और ना ही कॉम्प्लिकेटेड में काउंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ऐसे टॉपिक्स के आपको 2 टाइम्स, ये तो 1 टाइम था, 2 टाइम्स पर डे, जो आपके डेज, जो आपके आवर्स, जो टाइम बचा है, 2 टाइम्स उनको सभी को देखना है, 2 टाइम्स 100% आपको देखना ही है, इसमें कोई आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और सी कैटेगरी में जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को, अब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक फिजिकल के हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, टॉपिक मींस उनसे रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो टॉपिक का पहले कंसेप्चुअली बहुत ढंग से पढ़िए, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को, और देखिए कितना 3 टाइम्स पर डे। ये तो पहले आप जो क्राइटेरिया बना लीजिए। और आपको यदि पूछना है कि सर ये कैसे, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आपके चैप्टर में कौन से इजी नजर आते हैं। 2 आवर्स इसको डिसाइड करने में लगा दीजिए, 1 आवर इसको डिसाइड करने में लगा दीजिए, और 2 आवर्स ऑर्गेनिक के, 2 आवर्स, 1 आवर्स, 2 आवर्स, यानी टोटल इसको एनालिसिस करने में आपको 5 आवर्स समय लग जाएगा। और इसके बाद इनको रिवीजन में शुरू कर दीजिए जबरदस्त तरीके से, टॉपिक प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और अब सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं अबाउट कैसे रिवीजन करें, अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, इस फिजिकल केमिस्ट्री में नो डाउट आपको 3 चैप्टर्स पढ़ना है। एक है सॉल्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स। ये है टॉपिक, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल, 3 चैप्टर हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आइडिया बता दे रहा हूं कि किसको सबसे पहले कितना पढ़ना चाहिए। बहुत ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करें, सॉल्यूशन चैप्टर ले लें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लें, और केमिकल काइनेटिक्स सिस्टमेटिक तरीके से। अभी नहीं कि पहले एक चैप्टर पढ़ते चले जा रहे हैं, इन सिस्टमेटिक तरीके से जितने टॉपिक्स हैं, यानी सॉल्यूशन में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जितनी हो गई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और सारी स्ट्रेंथ, राउल्स लॉ फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड मिक्सर, क्लियर, एबनॉर्मल सॉल्यूशन एंड नॉर्मल सॉल्यूशन, इनसे रिलेटेड जितने फार्मूले उनको लिख डालिए, जितने केमिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, जो केमिकल जो फार्मूला बनता है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू n/v * RT, तो इनके सारे फार्मूला सारे एक तरफ देखते चले जाइए।
क्लियर? तो जितने ये टॉपिक्स मैंने नाम दिलाया इस चैप्टर में सॉल्यूशन में, उनके एक बार देखते हुए उनके सारे फार्मूलाज को एक पेज में लिख लीजिए और हर टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल हर टॉपिक का कर लीजिए। वो 3 न्यूमेरिकल ऐसे हों जो सारे, और वो 3 न्यूमेरिकल क्या है बेटा, आपको इधर उधर नहीं कि सैंपल पेपर ही करते चले जाएं। ये मत गलती करना कि सैंपल पेपर पढ़ रहे थे, इसी वेबसाइट से क्वेश्चन डाउनलोड करके पढ़ रहे थे। नो, एनसीईआरटी इंटेक्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज। तो एनसीईआरटी के जो नोट्स मैंने आपने बनाया है उनमें हर कैटेगरी के पढ़ते हुए जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया उन टॉपिक से फार्मूला लिख लीजिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते थे, और हर एक से रिलेटेड 2 या 3 न्यूमेरिकल कर लीजिए। वो न्यूमेरिकल आपको बेहतर मालूम है, ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये इजी है, रिलेटेड टू एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट। इसी तरह से और सॉल्यूशन में आप ध्यान रखना, एबनॉर्मल सॉल्यूशन, वांट ऑफ फैक्टर, उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, एक कैटेगरी ये भी आपको ध्यान रखना है, जो किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है इन लिक्विड स्टेट एज वेल एज परसेंटेज कंपोजिशन इन वेपर स्टेट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में फोकस करना है। ठीक है, इस तरह जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है क्या, उन टॉपिक को जैसे फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, नास्ट इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोलरास लॉ, आप समझ रहे हैं ना इनको, और ये कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इनसे रिलेटेड जो फार्मूलेज हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो मेन फार्मूले बनते हैं कैलकुलेशन न्यूमेरिकल के लिए, इनको पढ़ने के साथ उनको लिख लीजिए, लिख करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और हर एक से रिलेटेड 2-2 न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिए। वो आप इंटेक्स से ले सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ले सकते हैं, या अदर किसी बुक से ले सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल आप जरूर करें। ठीक है, जितना मैंने टॉपिक डिस्कस किया अभी। और आपको खास ध्यान देना है सेल्स, केमिकल सेल्स पढ़ते हैं जो, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या गैल्वेनिक सेल हो। गैल्वेनिक सेल है, आप समझते हैं ना, गैल्वेनिक सेल, प्राइमरी सेल चाहे वो ड्राई सेल हो, प्राइमरी सेल हो चाहे मरकरी सेल हो, सेकेंडरी सेल में चाहे लेड स्टोरेज बैटरी हो या निकल कैडमियम सेल हो। इनमें आप पूरा ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप एनोड ग्रुप में किसे यूज कर रहे हैं, कैथोड ग्रुप में किसे यूज किया जा रहा है, एनोड पर होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिडक्शन रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन दोनों को जोड़ करके इनका खुद का सेल पोटेंशियल क्या होता है और देयर एप्लीकेशन। जो सेकेंडरी सेल हैं उनको ये जो मैंने बताया इस कॉन्सेप्ट से लर्न करते हुए, और ये लिख करके लर्न करेंगे, दिन में कितनी बार देखेंगे मैंने आपको बता दिया है। और इन टॉपिक्स से आप खास ध्यान रखें, जो सेकेंडरी सेल हैं उनके रिचार्जिंग इक्वेशन पर जरूर फोकस करें। क्लियर? और जो आपका रस्टिंग एग्जाम्पल जो कोरोजन का रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें एनोड पर कैथोड पर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, और SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल जरूर है आपके उसमें। तो नस्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, और जो आप पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन और करंट के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, इन चीजों से अब बहुत अच्छी तरह से इनका फोकस करें, सारे पढ़ लें। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में पहुंचते हैं। तो केमिकल, अच्छा एक चीज और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ध्यान रखें, कंडक्टिविटी और उसका कंसंट्रेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट करने पे कंसंट्रेशन क्या होगा, वीक का भी और स्ट्रॉन्ग का, इस पे जरूर फोकस करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर आएगा। और केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में आपको शुरू से ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे यदि हम फोकस करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक इक्वेशन, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और काइनेटिक इक्वेशन किसके टर्म्स में, हाफ लाइफ पीरियड के टर्म्स में काइनेटिक इक्वेशन। ओके, और ग्राफ
बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इनसे रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल्स ऑफ ईच कैटेगरी इज कंपल्सरी। हर कैटेगरी के एक एक दो न्यूमेरिकल जरूर है जो मैंने टॉपिक बताया। ओके, इसके अलावा आपको बहुत हाईली फोकस करना है एक्टिवेशन एनर्जी। आर्हेनियस कंसेप्ट अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का कैटालिस्ट से क्या रिलेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन है। ओके, आर्हेनियस इक्वेशन का जो एक्टिवेशन एनर्जी का आर्हेनियस इक्वेशन और उसको टेम्परेचर और कांस्टेंट के बीच T1 T2 और K1 और K2 के रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के वेरिएशन का जो इक्वेशन है वो बहुत अच्छी तरह से उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कंपलसरी आएगा। और एक क्वेश्चन जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन है क्या, द नंबर द एनर्जी, लिसन व्हाट आई वांट टू से, द नंबर ऑफ fraction of reactant molecules whose average energy is either equal or greater than activation energy। ये एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। फिर से सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए इक्वेशन बनाना है आपको जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल होती है या उससे ग्रेटर होती है। इसके अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट लॉ क्या है, और रेट ऑफ रिएक्शन के कौन एक इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है। एक आप बनाना जानते हैं रिएक्टेंट का dx माइनस dx अपॉन डेल्टा x अपॉन dt, और जो कोफिशिएंट होते हैं वो फ्रैक्शन में आ जाते हैं। वो डिसइंटीग्रेशन इक्वेशन सभी को आना चाहिए, एक न्यूमेरिकल उससे जरूर होगा। ओके, रेट कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होती है nth ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकालना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, और इसको ये नहीं कि एक एक लेके चल रहे हैं, ये नहीं कि दो क्वेश्चन एक तीन तो सैंपल पेपर कर रहे हैं, पहले चैप्टर में फोकस करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का डालिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स। ओके, और इसी तरह से ये तो आपका फिजिकल का हुआ, और फिजिकल के बाद जो दूसरा है लॉजिक, डियर स्टूडेंट, दैट लॉजिक इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना है और पर डे जो मैंने टाइम बताया वो करना है। ये नहीं कि पहले फिजिकल पढ़ रहे हैं पहले ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको परेशान कर सकता है। सभी को एवरेज लेकर के चलिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं चैप्टर हेलोएल्केन, हेलोएरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अमाइन एंड बाइमॉलिक्यूल, 5 चैप्टर्स। जबरदस्त बेटे से। इसमें कैसे शुरुआत करें डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहली चीज है आप एक बार आईयूपीएसी सिस्टम की ओर नजर जरूर डालें। आईयूपीएसी सिस्टम एक बार जरूर देख लीजिए कि जितने ग्रुप्स हैं उनके ग्रुप का जनरल फार्मूला, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप परेशान हो जाएंगे। ये जरूर देख लीजिए, जरूर नजर डाल लीजिए। और इसके पहले आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म में कमांड रखने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कॉमन वे पे आपको देख लेना जीओसी से, क्योंकि इनका यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये जानने के बाद जीओसी का पार्ट जो मैंने बताया वो देख लीजिए। जीओसी से क्या देख लेंगे 11 से, फिर मैं बता रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा आपको ध्यान देना है प्रिपरेशन प्रोसेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट, जो जिन चैप्टर में हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो या एल्कोहल हो या फिनॉल हो या एल्डिहाइड है या कीटोन है या अमाइन है या बाइमॉलिक्यूल में, जो जैसे बाइमॉलिक्यूल में ग्लूकोज है, इनकी प्रिपरेशन प्रोसेस
और केमिकल प्रॉपर्टी ना पूरी तो कम से कम 7 टू ईच 7 केमिकल प्रॉपर्टीज और कम से कम 3 प्रिपरेशन प्रोसेस हर हालत में तैयार कर लीजिए। और तीसरी बात, इसके बाद आप ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह से फोकस करके रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म लिमिटेड है, बहुत ज्यादा हर रिएक्शन में नहीं जाना है। कैनिजारो रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, समझ रहे ना मेरी बात? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अदर रिएक्शन की भी मैकेनिज्म देख सकते हैं। और फोर्थ टॉपिक है इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन आप अच्छी तरह जानते हो, जो टॉपिक पढ़ते जाए उससे रिलेटेड कौन सा इंटर कन्वर्जन है, पहले पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें, ये जो इसके बाद इंटर कन्वर्जन में आए, ठीक है। और लास्ट जो आपका बचता है रीजनिंग, रीजनिंग एंड वर्ड प्रॉब्लम। रीजनिंग होंगे और क्या होंगे, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम समझते हो ना, न्यूमेरिकल आता है A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, ABCD को पहचानिए, उनसे रिलेटेड रिएक्शन रखिए, लिखिए ये। और रीजनिंग बहुत आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इतने टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है, खासकर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में रिएक्शन को बहुत फोकस करना है, और बाय मॉलिक्यूल चैप्टर में थ्योरी को बहुत ढंग से लर्न करना है। क्लियर? और आपका जो तीसरा रह गया कैटेगरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है सर, 20% वेटेज है, 14 मार्क्स, डीएनए ब्लड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। डीआरए पढ़ने के पहले आपसे मैं सलाह दे रहा हूं कि आप 11th में जाकर के वीबीटी और एमओटी देख लें। 11th में जाकर के वेस्पर थ्योरी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी केमिकल बॉन्डिंग का वेस्पर थ्योरी और एमओटी जरूर देख लें। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई, और ये और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें। और इसमें चूंकि आप जानते हैं डीएनएफ में जो ट्रांजिशन सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो मैंने अभी टॉपिक डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बहुत ढंग से आपको कर लेना है। खासकर KMNO4 और K2Cr2 इनकी प्रिपरेशन प्रोसेस, इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर और इनकी ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर स्टेट, आयनिक स्टेट में बहुत ढंग से पढ़ लीजिए। ओके। और फाइनली आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, और उसमें खासकर फोकस करना है आपको किसमें, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज एंड डबल साल्ट। ओके, वर्नर थ्योरी, एक क्वेश्चन वर्नर थ्योरी का दिया है, सेक्शन सी में होगा। और वर्नर थ्योरी से प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कलर ओरिजिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके। और डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म तो ऑर्नामेंट है इस चैप्टर का। आईयूपीएससी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में आपको हाईली फोकस करना है स्टीरियो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। और वीबीटी सीएफटी, वीबीटी के सारी लिमिटेशन ढंग से पढ़ लेना जरूर है। और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, कलर ओरिजिनेशन कहां से होता है, वे सीएफटी से कलर ओरिजिनेशन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भूल न जाना, कलर ओरिजिनेशन कैसे होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे लर्न करना है, और आपको ध्यान देना है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में है, किसमें, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, जिनमें लिगेंड्स ग्रुप में कार्बोनिल कंपाउंड को यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट से आप लिमिटेड टाइम जो दिया है की फैक्टर बना करके
और बहुत ढंग से तैयारी कर लीजिए। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।